अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं ये उनको चैप्टर पढ़ाती हूँ तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन हो सकती है। बिल्कुल होगी प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन। और इसी टॉपिक में हमने इसको ही पढ़ना है कि उनमें एक्सक्रीशन क्यों होती है और किस तरीके से होती है, क्योंकि प्लांट्स को हम उस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते क्योंकि उनकी शक्ल व शबात हमारे जैसी नहीं है या जानवरों जैसी नहीं है। लेकिन हर वो चीज़, हर वो जो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से पर मुश्तमिल है या उसमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं, यानी ज़िंदगी जिस भी जानदार में है और वो किसी भी शक्ल में दुनिया में पाए जाते हैं, उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस किसी न किसी तरीके से होता है। अब बात कर लेते हैं हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में जो बेसिक वेस्ट्स बनते हैं वो असल में इसमें इस्तेमाल भी हो जाते हैं, और अगर इस्तेमाल हो भी जाएं और उसके बाद भी बच जाएं तो वो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन इसके लिए उसमें फालतू बन रही होती है। इस ऑक्सीजन को ये थोड़ा सा रेस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा और बाकी हमारी फ़िज़ा में शामिल कर देगा, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं और हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। इसके अलावा अगर हम पौधे में होने वाले रेस्पायरेशन के प्रोसेस को देखें तो क्योंकि ये भी ज़िंदा ऑर्गेनिज्म है, इसको भी सांस लेने की ज़रूरत है। सांस लेने के अमल के दौरान ये भी हर उस तरह के ऑर्गेनिज्म की तरह जो हमारे जैसे हैं, जो जानवरों जैसे हैं, ये क्या करेगा, ये भी ऑक्सीजन को अब की बार अब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने यहाँ मेंशन की है उसको वेस्ट की शक्ल में जिस्म से खारिज कर देगा। इन दोनों प्रोसेसेस में अगर हम देखें तो पानी एक ऐसी चीज़ होती है जो दोनों प्रोसेसेस में इसके मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें तो बनता ही बनता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ होता है जो कि नमी की सूरत में इसके जिस्म से खारिज भी हो जाता है। अब पौधे की एक ख़ास बात यह है कि पौधे में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल खासा बड़ा होता है। इसके हर सेल में उसने न्यूक्लियस को एक तरफ पुश किया होता है, पूरे सेल में वो एक्सपेंडेड होता है, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा इसमें जो छोटे छोटे और कई तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो दो काम करते हैं। कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं, यूज़फुल कंपाउंड्स जिन्हें हम कह रहे हैं, जिसको पौधा फ्यूचर में यूज़ करेगा अपने इस्तेमाल के लिए, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में उसे उसको गुजारेगा मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए, ये वैक्यूल्स को इस्तेमाल करता है उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे वेस्ट को स्टोर करने के लिए भी ये वैक्यूल का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वैक्यूल का मेन काम क्या है। इसके अलावा जैसे जैसे जानदार जो पौधे हैं हमारे, इनके लीव्स पुराने होते चले जाते हैं, सेल्स उसमें मरते चले जाते हैं, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट की एक्चुअली एक्यूमुलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट सिकुड़ता जाता है, ख़त्म होता चला जाता है और जो पत्ता है उसका रंग पीला पड़ता जाता है। तो जो पत्ते पीले पड़ते जाते हैं उसमें बहुत सारी केमिकल्स की, वेस्ट की डेपोजिशन हो रही होती है और फिर उन पत्तों को पौधा जो है वो गिराता रहता है क्योंकि उनकी और प्लांट बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से वेस्ट को ये अपने जिस्म से निकालता है। अब ये जब पत्तों को इस तरह से इस्तेमाल करेगा वेस्ट को निकालने के लिए, तो ये जो चीज़ है ये कहलाएगी एक्सक्रीटोफोर। इसके अलावा इबोनी भी एक ये स्ट्रक्चर बनाता है। इबोनी कैसे बनाता है आपको पता है कि पौधे में जाइलम को इस्तेमाल किया जाता है वाटर और मिनरल को ऑब्जॉर्ब कर कर जिस्म के यानी कि प्लांट बॉडी के ऊपरी हिस्से में पहुंचाने के लिए। तो जाइलम ने आपको पता है कि जब जैसे जैसे जाइलम ख़त्म होती चली जाती है, पुरानी होती चली जाती है प्लांट बॉडी में, तो वो ओल्ड जाइलम कहलाती है। और ये ओल्ड जाइलम मुख्तलिफ केमिकल्स के डेपोजिशन की वजह से इसका रंग बदलता चला जाता है और काला हो जाता है। आपने अक्सर जो टाल हैं जहाँ पर लकड़ी के तने लकड़ी फरोख्त होते हुए देखी है तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि उनका बेशतर हिस्सा आपको दरमियान से काला वगैरह जो है वो नज़र आता है। तो ओल्ड जाइलम का एक ये फ़ायदा है कि जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती है, इसमें केमिकल्स की डेपोजिशन होती है, ये बाहर की तरफ धकेलते जाते हैं पौधे, इसको नए सेल्स बनते चले जाते हैं और इस ओल्ड जाइलम में जो कि ब्लैक इन कलर होती है वेस्ट जो है वो बहुत सारा स्टोर किया जाता है। बहुत सारे जो पौधे हैं वो रूट्स के थ्रू अपना जो वेस्ट मटीरियल है वो मिट्टी में भी रिमूव कर देते हैं, यानी कि रिलीज़ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। अभी हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जो कि आपकी बुक में इस पेज पर है। यहाँ मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे आपको और ये यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। और अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स क्या है। एनिमल्स में भी आपको पता है कि रेस्पायरेशन होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। लेकिन एनिमल्स के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट की होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, हर ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन ज़रूर होगी उसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं।
हमारे जिस्म में क्योंकि प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन की जो जब हज़मा होता है हमारे जिस्म में तो उससे मेनली अमाइनो एसिड्स बनते हैं जो कि उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक अमाइनो एसिड बनाया भी हुआ है। तो जैसे हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, उसी तरह प्रोटीन जो एक कंपाउंड है बड़ा, वो हज़ारों की तादाद में, काफ़ी बड़ी तादाद में अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनता है। अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक अमाइनो ग्रुप ज़रूर लगा होता है जो कि NH2 यहाँ पर शो हो रहा है। तो जब प्रोटीन हमारे जिस्म में हज़म होती है तो उसकी हज़म होने के एंड पर अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ये अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर नई प्रोटीन्स बनाने के काम आ जाते हैं। जो अमाइनो एसिड्स बच जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी को उस वक्त ज़रूरत नहीं होती, उनको डीएमिनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। डीएमिनेशन का मतलब है कि अमाइनो एसिड को हार्मफुल ना रहने दिया जाए, क्योंकि ये हमारे जिस्म में बिला वजह जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये अमोनिया गैस जो है उसको चेंज करवा देगा। जो अमाइनो ग्रुप होता है उसमें एक हाइड्रोजन की कमी होती है। अगर एक हाइड्रोजन NH2 के साथ लग जाए तो ये अमोनिया में तब्दील हो जाएगा, जो कि बड़ा ही हार्मफुल, द मोस्ट हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ अमोनिया। तो अमाइनो एसिड को डीएमिनेशन किया जाता है, यानी इसमें से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है ताकि इसको हार्मफुल ना होने दिया जाए। अब जानवरों की भी कई सारी किस्में हैं, हम इंसान भी, आपको पता है कि जानवरों की ही किस्मों में से एक किस्म है, मैमल है हम। तो हमारी बॉडी में भी मुख्तलिफ़ तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी कई तरह के जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो बनते हैं। इसमें पहली किस्म है अमोनिया। अमोनिया को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है अगर जिस्म से खारिज करना है, और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल भी होती है। तो अमूमन ये उन ऑर्गेनिजम्स में बनती है जो कि पानी में रहते हैं, जिनमें पानी वाफिर मिकदार में अवेलेबल हो सकता है ताकि अमोनिया को खारिज किया जा सके। इससे कम हार्मफुल जो है वो अगला कंपाउंड है यूरिया। उसका आप देख सकते हैं मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनाया हुआ है, पेपर में आ भी सकता है कि राइट डाउन फार्मूला ऑफ यूरिया, राइट डाउन फार्मूला ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिया को खारिज करने के लिए कम पानी इस्तेमाल होता है, और सबसे कम हार्मफुल इन तीनों के कंपैरिजन में यूरिक एसिड है, जिसको कम पानी चाहिए होता है खारिज होने के लिए, और उसका केमिकल फार्मूला मैंने यहाँ बोर्ड पर बनाया भी है। आप देख सकते हैं कि इन सब में आपको जगह जगह NH2 NH नज़र आएगा, जो कि शो करता है कि दिस इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी इसमें नाइट्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद है। अब इन तीन मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म में बनते हैं, और हमारे जिस्म में बनने के बाद ये हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से इनको भी जिस्म से खारिज किया जाता है। मिसाल के तौर पर क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, ट्राईमेथाइल अमीन ऑक्साइड है, हाइपोजेंथाइन है, जेंथाइन है, एलेंटोइन है, और उसके बाद यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया तो है ही। तो अगर आपको पेपर में सवाल आ जाता है 2 नंबर का कि व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन एनिमल्स, एक्सक्रीटेड इन एनिमल्स, तो आप अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और ये सारे जो नाम हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ आपकी बुक में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये एक डायग्राम बनाकर आपको दिखाई गई है, और इसमें आप देख सकते हैं बताया गया कि प्रोटीन्स जो हैं उसके टूट फूट से अमाइनो एसिड बनता है, न्यूक्लिक एसिड्स के टूट फूट से जो है नाइट्रोजनस बेसिस बनती हैं। दोनों में ही अमाइनो ग्रुप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ से अमोनिया जो है वो रिलीज़ हो जाती है। जब NH2 अमाइनो ग्रुप रिलीज़ होता है तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन आइंस के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना सकता है। तो पहले आप देख रहे हैं कि मछली में अमोनिया दिखाई गई है कि ये मछलियों में पाए जाने वाला, क्योंकि मछली पानी में रहने वाला जानदार है, तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। हाथी में आप देख सकते हैं कि यूरिया बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और बर्ड्स में यूरिक एसिड बनता है, क्योंकि आपको पता है कि हाथी और बर्ड्स पानी में रहने वाले तो नहीं हैं और इनको बहुत कम पानी मिलता है पीने के लिए, तो इसलिए ये लेसर हार्मफुल कंपाउंड्स बनाते हैं ताकि ये अपनी बॉडी को नुकसान से बचा सकें और इसके साथ साथ पानी को भी बचा सकें, क्योंकि अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट की बहुत सारी किस्में हैं, मेजर जो हैं वो 3 हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अमोनिया इनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, और जो कम टॉक्सिक है उसके बाद वो है यूरिया, और जो सबसे कम टॉक्सिक है वो है यूरिक एसिड। तो बहुत सारे जानदारों में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता तो अमोनिया ही है ये,
लेकिन इसको एक ख़ास साइक्लिक फिनोमिनॉन के थ्रू कम जो टॉक्सिक हैं सब्सटेंसेस उनमें जो है कन्वर्ट किया जाता है। और उन फिनोमिनॉन्स में जो यूरिया साइकिल है वो सबसे अहम है, जो कि मेटाबॉलिक पाथवे और हमारी बॉडी में बनता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरिया साइकिल ड्रॉ किया गया है और किससे क्या बनता है वो बताया गया है। पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ यूरिया साइकिल, तो आपने यहाँ पर इस पूरे साइकिल को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और उसके बाद इसको ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो कि यूरिया साइकिल की इब्तिदा लाता है वो है अमोनिया जमा कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों का एक मॉलिक्यूल जब इकट्ठा हो जाता है तो ये बनाता है सिट्रुलीन। सिट्रुलीन के साथ आप देख सकते हैं अगला जो कंपाउंड है, मज़ीद एक अमोनिया शामिल हो जाए तो ये सेकेंड नाइट्रोजन है जो कि यूरिया में आने वाली है अमोनिया के थ्रू, और सिट्रुलीन अपने आप को कन्वर्ट करता है आर्जिनोसक्सीनेट में। आर्जिनोसक्सीनेट मज़ीद चेंजेस में मुब्तला करेगा अपने आप को और आर्जिनीन बनाएगा। आर्जिनीन के ऊपर एक ख़ास एंजाइम है जिसे आर्जिनेज कहते हैं, वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आर्जिनेज आर्जिनीन को कन्वर्ट कर देता है और यूरिया पैदा करता है जो कि कम हार्मफुल कंपाउंड है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। इसके अलावा आर्जिनीन को कन्वर्जन मिलती है ऑर्निदीन में। ऑर्निदीन वापस अपने आप को सिट्रुलीन में भी कन्वर्ट कर सकती है और यहाँ पर जब मज़ीद अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएंगे तो साइकिल फिर उसी स्टेप पर आ जाएगा। सेकंड स्टेप पर आर्जिनोसक्सीनेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक अमोनिया मज़ीद इस साइकिल में ऐड हो जाएगा। तो ये वो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल। पेपर में 2 नंबर का ये अक्सर आ जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसलिए जानदारों में हमने कैटेगरीज भी बना रखी हैं जो कि जिस किस्म का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर जो एनिमल्स अमोनिया सिक्रीट करते हैं एज नाइट्रोजनस वेस्ट उनको एमोनोटैलिक कहते हैं। वो जानदार जो यूरिया सिक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं। और वो जानदार जो कि यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं एज नाइट्रोजनस वेस्ट उसको यूरिकोटैलिक कहते हैं। ये जो 3 टर्म्स आप यहाँ देख सकते हो, एमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है और यूरिकोटैलिक है, बोल्ड हुई है और इनको इसी तरह से आपको याद करना है।